नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोल्ड के प्राइसेस के बारे में। गोल्ड के प्राइस लगातार गिर रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से, और सोना हमारा लगभग 55,000 से घट करके आ गया 49,000। तो क्या ये सही समय है सोना खरीदने का? सोने की कीमतें क्यों गिर रही हैं? फ्यूचर में क्या चांस है? कब से सोना बढ़ेगा? क्या अभी बढ़ जाएगा या थोड़े दिन के बाद बढ़ेगा? ठीक है। और ये जो गिरावट है, ये क्या है? मार्केट मैनिपुलेशन है या फिर एक्चुअल में जेन्युइन गिर रहा है? किन कारणों से गिर रहा है? तो इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। साथ में इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एक टूल के बारे में जो आपको बताता है कि कितनी तारीख से, यानी कि 1-2 तारीख डेट का आगे पीछे का डिफरेंट हो सकता है, बट कितनी तारीख से, अभी से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, कब से हमारे को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है इंडिकेटर में। तो टेक्निकल व्यूज साथ साथ में फंडामेंटल व्यूज दोनों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा एक फंडामेंटल नंबर को, गोल्ड डिमांड एंड सप्लाई का। तो गोल्ड की जो हमारी डिमांड है Q2 2021 से अभी Q2 2022 में लगभग 8% गिरी। इसका सबसे बड़ा कारण था इन्वेस्टमेंट्स में। गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसे को पुल करना, यानी कि लोग गोल्ड ETF वगैरह में पैसा नहीं डाल रहे। जहाँ पे गोल्ड ETF में हमारा Q2 में हमारा 40.6 का फिगर था, और वहीं Q2 22 में हमारा लगभग 38.8 टन का इन्वेस्टमेंट जो है, क्वांटिटी अगर हम बात करें तो वो माइनस में रहा। यानी कि टेक्निकली हमारा इतना पुल कर लिया गया पैसा ETF से। तो ये हमारा जो ईयर ऑन ईयर चेंज था वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ इन्वेस्टमेंट के कारण, यानी कि लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, गोल्ड के ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं वो घटे हैं, यानी कि कुछ सेंट्रल बैंक्स ने अपना सोना ऑफ लोड किया। ठीक है, इस बात की चर्चा और हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो के अंत में। ये समझ रहे हैं कि आखिर गोल्ड का प्राइस क्यों गिर रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहला कारण है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो जो भी कंट्री ने इंटरेस्ट बढ़ाया, उस कंट्री का जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। जो यूनाइटेड स्टेट्स के हेज फंड है या यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी फंड हाउस हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में पैसा लगाती हैं, वो वापस से अपने कंट्री में पैसा पुल करने लग जाती है, क्योंकि लोकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इससे जो डॉलर है उसका आउटफ्लो कम हो जाता है और डॉलर की वैल्यू जो होती है हमारी बढ़ने लग जाती है। तो हमारा डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में दो चीजों को एज अ रिजर्व रखा जाता है, सेंट्रल बैंक रिजर्व रखती है। एक होता है फॉरेक्स रिजर्व, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व। इन दोनों को एज अ रिजर्व करेंसी रखा जाता है। तो जब गोल्ड की कीमतें बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में को एज अ रिजर्व रखना प्रेफर करती हैं। वेर एज जब गोल्ड की कीमतें घटने लग जाती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स उनकी कम हो जाती है। आप एग्जाम्पल लो चाइना का। चाइना वंस अपॉन अ टाइम उनके पास लगभग 3,000 बिलियन डॉलर्स का डॉलर रिजर्व था। ठीक है, अब उनको एक रिस्क था। रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि अगर इन केस यूनाइटेड स्टेट्स में क्रैश होता है, रिसेशन आता है, स्लो डाउन होता है, तो डॉलर की वैल्यू घटेगी, और उनके पास, चाइना के पास जो डॉलर रखा हुआ है, मान लो 3,000 बिलियन डॉलर का है रिजर्व, और डॉलर का प्राइस घट गया 20%, तो उनके रिजर्व की वैल्यू भी 20% घट जाएगी। तो ये जो करेंसी रिस्क है, इसको उन्होंने डाइवर्सिफाई किया बाय बाइंग मोर गोल्ड और कीपिंग गोल्ड एज अ रिजर्व करेंसी। सो चाइना बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। एक टाइम था जो इंडिया जो था हमेशा से गोल्ड का नंबर 1 इंपोर्टर रहता था। तो चाइना में ऑब्वियसली चिप वगैरह में और भी चीज़ों में यूज होता है गोल्ड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट चाइना ऑल्सो स्टार्टेड keeping gold as a reserve currency, and I'll show you this thing with data in coming video.
in the same coming video. So watch this video till end and don't skip it. अब दूसरा एक बड़ा कारण होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो लोग एफडीज में पैसा डालने लग जाते हैं, गोल्ड में पैसा नहीं डालते, क्योंकि गोल्ड से जितना रिटर्न आएगा उससे ज़्यादा एफडी से रिटर्न आएगा। लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, गोल्ड की डिमांड घट जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। और इससे एक चीज़ पे और फर्क पड़ता है, जो गोल्ड ट्रेड होता है या जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हैं जिसमें कई बार पेमेंट्स गोल्ड में होती है, वो भी घट जाती है, राइट। अब एक बात और निकल के आता है हमारे पास कि अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा होता है तो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण भी जो होता है, लोग गोल्ड में पैसा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि जितना हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से गोल्ड का रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर हमारा इन्फ्लेशन 6-7% है और हमारा गोल्ड का रिटर्न 5% है एनुअल रिटर्न, तो हम प्रेफर नहीं करेंगे गोल्ड में पैसे को डालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे, यानी कि थोड़ा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, इनमें पैसा डालने लग जाते हैं और गोल्ड में जो है पैसा कम जाने लगता है। तो ये भी एक कारण है जिससे सोने की कीमतें घटती है। तो अगर हम नज़र डालें डिक्सी के चार्ट पे, दैट इज डॉलर इंडेक्स, तो मैं आपको अभी दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि डॉलर कितना स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ समय में। तो ये हमारा डिक्सी का चार्ट है और डिक्सी का चार्ट अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में हमारा डॉलर इंडेक्स वो लगातार गिर रहा था। उसके बाद यही इंडेक्स हमारा मई 2021 से, या इनफैक्ट से पहले के तो जनवरी 2021 से रिबाउंड होने लग गया डिक्सी इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स एक्चुअल में ये एक तरह का इंडेक्स है निफ्टी इंडेक्स की तरह, जो कि ये बताता है कि जो वर्ल्ड की 4-5 मेजर करेंसी है, यूरो है, येन है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ऑन एन एवरेज कंपेरेटिवली टू दीज करेंसीज स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा डॉलर मजबूत होगा, मैंने आपको बोला अभी, वर्ल्ड में एज अ रिजर्व करेंसी डॉलर को प्रेफरेंस दी जाएगी और गोल्ड जो है उसमें बाइंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड और घटेगा और डॉलर बढ़ेगा, तो गोल्ड की बाइंग हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन गोल्ड प्राइस फॉल। ठीक है, ये तो हमने समझा कि किन कारणों से गोल्ड का प्राइस अभी घट रहा है। तो प्राइस गिरने से, गोल्ड का प्राइस गिरने से बहुत सारा असर आता है। पहला तो ये है कि जो गोल्ड रिजर्व है कंट्रीज की, उसकी वैल्यू में ज़बरदस्त डिक्लाइन आता है। आप ये सोचो कि अगर भारत के पास 500 मिलियन का गोल्ड रिजर्व है या 500 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व है, वॉट एवर, अब अगर 10% पिछले 6 महीनों में गोल्ड की कीमतें घट गई तो ऑब्वियसली जो आपका गोल्ड रिजर्व है उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। दूसरा हमारा होता है जो कंपनीज लिंक्ड हैं गोल्ड से, जैसे गोल्ड फाइनेंस करता है मुथूट फाइनेंस, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस के पास अच्छा खासा गोल्ड पड़ा हुआ है एज ए कोलेट्रल, तो मुथूट फाइनेंस जो है उनके शेयर की जो कीमत है वो भी घटेंगी। तो कंपनीज विच आर लिंक टू गोल्ड, ठीक है, गोल्ड प्राइस, उनके शेयर्स के दाम में गिरावट आती है। तीसरा, हम क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो गोल्ड ईटीएफ है वहाँ से लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ में पैसा नहीं डालना चाहते, क्योंकि गोल्ड का रिटर्न जो इंटरेस्ट पे रिटर्न है या एफडीज का रिटर्न है उससे कम होने लग गया। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली लोग गोल्ड ईटीएफ में पैसा नहीं डालेंगे। तीसरा, जो बॉन्ड्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट है, एफडी की इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर्स वगैरह की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। वो एक ऑप्शन खुल जाता है आपके पास पैसा डालने का मार्केट में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहता है। अब रहा कि जो डॉलर रिजर्व है किसी भी कंट्री का, वो बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ एक इफेक्ट आते हैं। अब आखिरी में सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या गोल्ड का प्राइस फर्दर गिरेगा या गिरता रहेगा। इसके लिए हमें जो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई का डेटा है उसको थोड़ा सा और गहराई तक देखना पड़ेगा। तो चलिए उस डेटा को देखते हैं और समझते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल गोल्ड, बेसिकली या वर्ल्ड गोल्ड डिमांड एंड सप्लाई का डेटा है।
ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो हमारा ये जो ग्रीन लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द सप्लाई, एंड सप्लाई यू कैन सी सुपरसीडिंग लिटिल बिट ऑन डिमांड। एंड जो हमारा वर्ल्ड गोल्ड डिमांड है वो 2011 से स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आया है। और फिर हमारा चूंकि रिसेशन था 2020 में, तो वहाँ पे काफ़ी गोल्ड डिमांड कम हो गई और फिर से ये रिबाउंड होने लग गया है ईयर ऑन ईयर, अगर हम एनुअल डेटा देखें तो। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का लगभग 20 से 25% टोटल वर्ल्ड डिमांड में हिस्सेदारी रहती है। यानी कि इंडिया में इतना ज़्यादा कंजम्पशन है, लगभग टोटल वर्ल्ड डिमांड का 20 से 25% इंडिया कंज्यूम करता है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भाई यहाँ पे त्योहार आते हैं, शादियों का सीजन आता है, तो गोल्ड की डिमांड इंडिया में बढ़ जाती है, और इंडिया मार्केट अकेला पूरे वर्ल्ड में गोल्ड के प्राइसेस जो है उसको अफेक्ट करने लग जाता है। राइट। तो लोग जो कहते हैं कि भाई शादियों के टाइम में या सीजन में, त्योहारों में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बातों में दम है। अब अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड की, तो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमारा गोल्ड डिमांड एंड सप्लाई है, हमारे पास ऑब्वियसली सप्लाई रिमेन्स इंटैक्ट, हमारे पास सप्लाई प्रॉपर है। और अगर गोल्ड की बात करें, सॉरी डिमांड की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर गोल्ड के, तो हमारा क्वार्टर 4 से हमारा डिमांड जो है बढ़ने लग गया था। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 2021 में, अभी जो हमारा क्वार्टर 2 है 2022 का, सिर्फ यहीं पे जाके हमारा गोल्ड का जो है थोड़ा सा डिमांड अभी घटा है। रिमेनिंग पिछले 2-3 क्वार्टर से हमारा जो गोल्ड का डिमांड था वो बढ़ ही रहा था। तो चांसेस है कि जो हमारा करेक्शन है गोल्ड के प्राइस में, विच इज़ वेरी मच लिंक टू इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में थोड़ा सा सुधार होगा, हमारा गोल्ड का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तीसरा, एज वी नो दैट कि एवरी टाइम रिसेशन में गोल्ड जो होता है वो सबसे अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट से उठ के ये जो गोल्ड मेटल है, येलो मेटल, इसमें आने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, और गोल्ड ने हमेशा से बुरे टाइम में आपको बचाया है। अगर हम ऑफिशियल रिजर्व्स की बात करें, तो इंडिया का बहुत ज़्यादा ऑफिशियल रिजर्व नहीं है कंपैरेटिवली टू वर्ल्ड। इंडिया में लगभग 768 टन रिजर्व है, और सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व होता है हमारा। और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें लगभग 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व उनके पास है। यानी कि टोटल रिजर्व का लगभग 68% गोल्ड में है उनका। टोटल रिजर्व मतलब फॉरेक्स का रिजर्व और गोल्ड का रिजर्व दोनों को मिला दे तो टोटल रिजर्व हो जाता है। तो टोटल रिजर्व का 68% यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड में है। और इंडिया में अगर बात करें तो टोटल रिजर्व का इंडिया का, यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व और गोल्ड रिजर्व दोनों को मिला दे तो टोटल रिजर्व का लगभग 8% सिर्फ इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टेड है, यानी कि गवर्नमेंट ने गोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से तो बहुत बड़ा रिजर्व नहीं है। बट अगर हम बात करें इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन की, तो लगभग 20 से 25% वर्ल्ड डिमांड का इंडिया जनरेट करता है। तो फंडामेंटल व्यूज तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। पिछले सिर्फ 1-2 क्वार्टर में हमारा डिमांड जो है गोल्ड का थोड़ा सा कम हुआ है। सीजन आने वाले हैं, डिमांड बढ़ जाएगा। हमारा 2020 में रिसेशन के कारण गोल्ड का थोड़ा सा डिमांड कम हुआ था। रिसेशन नहीं कह सकते, लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण डिमांड थोड़ा सा कम हुआ था। कोई कंजम्पशन नहीं था, कोविड था, लॉकडाउन था। बट द थिंग्स हैव चेंज नाउ, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। और हमारा जो गोल्ड का अभी प्राइस फॉल है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है। और अगर हम मानते हैं कि रिसेशन आता है, इक्विटी मार्केट को ये बुरी तरीके से हिट करता है, तो अगेन वो सारा पैसा शेयर्स का उठ के गोल्ड में आ जाएगा। तो फंडामेंटली गोल्ड में बहुत ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल रीजंस को। ठीक है, कि टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल व्यूज क्या कहते हैं। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, इंडिया का गोल्ड फ्यूचर MCX कॉन्टिन्यूस 1 मंथ। और अगर हम देखें तो हमारा ऑब्वियसली 55,000 से ये घट के 49,000 हो गया था। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी होती है गोल्ड। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है अगर वो घट रहा है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली में इंडिया में क्या गिरावट है, या अगर वो बढ़ रहा है तो कंपैरेटिवली में इंडिया में क्या
बढ़त होगी। तो फॉरेन करेंसी या इंटर मार्केट आर्बिट्राज भी कई बार गोल्ड में या फॉरेन का इस तरह की कमोडिटीज़ में होता है। इनको जैसे लोग कॉमेक्स में और एमसीएक्स में जो है आर्बिट्राज करते हैं गोल्ड प्राइसेस वगैरह में। तो एक बार हमें ये देखना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कितनी गिरावट रही है पिछले कुछ दिनों में, और कंपैरेटिवली में इंडिया में कितनी गिरावट रही है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिलेगा, बट फिर भी हमें एक मेजर आइडिया लगेगा कि वर्ल्ड और इंडिया मार्केट में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कंपेयर करेंगे यूएस का गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड यूएस का हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। सो वी कैन सी हियर देयर वाज अ टाइम जहाँ पे हमारा गोल्ड फ्लैट चला गया था। ठीक है, उस रेंज में, उस रीजन में हमारा जो यूएस का गोल्ड है प्राइस, यूएस डॉलर ओंज, वो गिर रहा था लगातार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ और मैं लेके चलता हूँ एक रेंज पे। अब यहाँ पे जो पीरियड है हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं कंपेरेटिवली, एक मिनट। तो हमारा जो इंडिया में जो गोल्ड का प्राइस में गिरावट आया वो तकरीबन आया 7% के आसपास का। इस लाइन को एक बार ये हटा देते हैं। ठीक है, तो लगभग है 6.94% की हमारी गिरावट आई थी अभी मार्च 11 2022 से लेके अभी तक में। वेयर एज हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस था उसमें गिरावट लगभग 18% के आसपास की आई थी। अगर इसमें थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट करूंगा भी मैं, तो भी अपन को जो गिरावट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो मोटा मोटा हाँ, अगर मैं एकदम पीक से लेता हूँ गिरावट को इंडिया में, तो 9% की गिरावट है। और पीक से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लोज प्राइस से, हाई से नहीं, अगर हाई से लेंगे तो 11% की गिरावट है। 11 भी नहीं, हाँ 9 है, आज बढ़ गया प्राइस, मैंने यहाँ तक लिया था। ठीक है, तो 9% की गिरावट है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट है गोल्ड की, लगभग 15% गिरावट है। यानी कि इंडिया में गोल्ड उतना नहीं गिरा कंपेरेटिवली यूएस से। तो ये कमाल की बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया में उतना नहीं गिरा। तो क्या ज़्यादा एडजस्टमेंट होगा फर्दर दोनों के प्राइस में? देखिए, थोड़ा सा स्प्रेड रहता है 1-2% का, बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड करेंसी कन्वर्जन। बट यहाँ पे जो स्प्रेड है या जो चेंज है वो लगभग 6% का है, 7% का। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो दोनों आपस में सिंक करेंगे, दोनों कन्वर्ज करेंगे। अब निकल के आता है हमारा कि आखिर जो भी हमारा गोल्ड है इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या बन रहा है। तो अगर हम बात करें तो नियर में हमें ये सपोर्ट मिल रहा है, और इसका अगर हम बड़े पिक्चर देखें, इसका हम बड़ा पिक्चर देखें, तो ये एक ऐसा लेवल है ऑलमोस्ट जिस लेवल पे पहले भी हमारा प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता था और फिर वापस से ये बाउंस कर गया। इसको अपन टेक्निकल टर्म में कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। यानी कि जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, जब यहाँ देख रहे हैं प्राइस हिट किया और नीचे आ गया तो मतलब ये रेजिस्टेंस है, फिर प्राइस हिट किया नीचे आ गया तो मतलब रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा प्राइस बाउंस कर गया उसी लेवल से, तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट बन गया तो अब इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, यानी कि सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे प्राइस हमारा थोड़ा सा सपोर्ट से नीचे आया है बट रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, तो रिबाउंडिंग के चांसेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो नो डाउट हमारी जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। बट स्टिल अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म सपोर्ट की, तो एक तरह से ये अभी डिमांड जोन के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारा सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा रहा है। तो लोग यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं कि सपोर्ट को एज अ सिंगल लाइन लेते हैं, लक्ष्मण रेखा कि इसके नीचे जाएगा तो प्राइस गिरेगा गिरेगा। ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें रीजन की, तो ये पूरा रीजन है हमारा डिमांड का, जहां पे हमारे पास डिमांड जनरेट हो सकती है और प्राइस हमारा रिबाउंड कर सकता है। ठीक है, मैं अगेन वर्ड यूज करता हूं, कर सकता है। आपको एनालिसिस प्रॉपर करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये बता सकूं कि कितनी तारीख के बाद, कितने तारीख के आसपास से हमें मार्केट में एक मेजर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तरीका है, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें फिबोनाची लेवल्स की, या अगर हम बात करें इलियट वेव की, तो हमारे पास जो वेव्स गिर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारी जो है फिफ्थ वेव कंप्लीटेड है। तो हो सकता है अपन को रिकवरी यहाँ पे मिले। फर्दर अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की,
सो दैट इज लेट्स सपोज मैकडी इंडिकेटर हम यूज करते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो हमारे पास कन्वर्जेंस अभी नहीं है बट इट इज फार बिलो जीरो, एंड हमारा हिस्टोग्राम जो है दैट इज गेटिंग नैरोड डाउन विच इज सजेस्टिंग कि बॉस लाइकली चांसेस दैट प्राइस विल करेक्ट लिटिल बिट। ठीक है, तो ये एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है। बट अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई एंड इकोनॉमिक फैक्टर से। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर अगर सपोर्टिव है गोल्ड का, तो हमारा गोल्ड लॉन्ग टर्म में बढ़ता जाएगा, वरना अभी जो हमारी बढ़त होगी या करेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ सीजनल रहेगी। अब बात ये रही कि कितनी तारीख के आसपास हमें कुछ मेजर चेंज मिलेंगे देखने के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा टूल होता है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिबोनाची टाइम जोन। फिबोनाची टाइम जोन हम ड्रॉ करते हैं एंड वी विल चेक आउट ऑलमोस्ट अपन को जो करेक्शन यहाँ पे मिलता है फिबोनाची टाइम जोन में, पहला यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे आया ऑटोमेटिकली, तीसरा यहाँ पे गिर गया, चौथा हमारा यहाँ पे आएगा चेंज। तो यहाँ से अगर हमारा प्राइस इनकेस बढ़ता है तो फिर से 28 अक्टूबर के आसपास हमें प्राइस घटता हुआ दिखाई देगा, और अगर यहां से प्राइस कंटिन्यू करता है डाउनवर्ड फॉल या साइडवेज रहता है तो फिर से हमें 28 अक्टूबर के आसपास से प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बढ़ रहा है तो घटता हुआ, और घट रहा है तो यहाँ पे बढ़ता हुआ, यानी कि 28 अक्टूबर के आसपास, यानी कि 2-3 दिन, 1-2 दिन आगे पीछे, नॉट एग्जैक्टली, बस इस समय में आपको कुछ मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई और समझ में आया है कि गोल्ड के साथ क्या हो रहा है और क्या चांसेस हैं प्राइस के बढ़ने के। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे ऑब्वियसली, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी और फिर अगला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।